वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी 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 वार्म वेलकम आप सभी बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है मैथ्स फोबिया में बेहद स्वागत है। आज सेकंड मार्च है तो देखते हैं सेकंड मार्च से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। पहला न्यूज़ क्या कह रहा है? पहला न्यूज़ एक डायलॉग के बारे में है। डायलॉग का मतलब होता है एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, कौन सा डायलॉग है? तो रायसीना डायलॉग। ठीक है, रायसीना डायलॉग की अगर मैं बात करूं, रायसीना जो है डायलॉग की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पहला एडिशन होता है ना, इसका जो पहला एडिशन होता है वो होता है 2016 के अंदर। ठीक है, और अब 2 से लेकर 4 फरवरी के बीच में, सॉरी 2 से लेकर 4 मार्च के बीच में 2023 में ये इसका 8वां डायलॉग हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको क्या किया है? इनॉग्रेट किया है। रायसीना आपको प्यारे बच्चों एक जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? तो रायसीना आपको एक जगह देखने को मिलेगा, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर रायसीना बेसिकली क्या है? एक पहाड़ी है। ठीक है, एक हिल है। कहाँ पे? तो दिल्ली के अंदर। यहीं पे आपको प्रेसिडेंट हाउस भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रेसिडेंट हाउस भी देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है हमारी। ये दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट भी है, दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट भी है हमारी देश की। साथ ही साथ पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट भी है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट भी है। हाल ही में आपको पता है कि 12 स्टेट के गवर्नर्स और एक यूटी के यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स का भी अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब रायसेना एक पहाड़ी है। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। यहीं पे आपको प्रेसिडेंट हाउस भी मिलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहीं पे जो प्रेसिडेंट हाउस है यहीं पे आपको क्या मिलता था? तो एक आपको गार्डन देखने को मिलता था जिसका नाम था मुगल गार्डन। क्या नाम था? मुगल गार्डन। इस मुगल गार्डन का खासियत यह है कि इसमें हर तरह के क्या मिलेंगे? आपको फूल देखने को मिलेंगे। हाल ही में इस मुगल गार्डन का क्या हुआ है? नाम चेंज हुआ, यानी कि नेम जो है ये चेंज कर दिया गया है। और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम रख दिया गया है अमृत उद्यान। क्या रख दिया गया है? अमृत उद्यान। और हाल ही में अगर आपको ध्यान हो, मैंने पढ़ाया था कि यहीं पे एक मेले का आयोजन किया गया है। बेसिकली क्या हुआ है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने लोगों को इनवाइट किया है कि आप आइए और इस अमृत उद्यान के अंदर घूमिए फिरिए, देखिए इसकी खासियत। ठीक है, तो याद रखना है मुगल गार्डन का नाम भी चेंज हुआ है। रायसेन का पहला एडिशन 2016 में। रायसेन डायलॉग के पीछे मेन रीजन क्या होता है? देखो, इसमें जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है मल्टी नेशन, बहुत सारी कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और पार्टिसिपेट करके क्या करती हैं? डिस्कस करती है। क्या करती है? बातचीत करती है। किस चीज से रिलेटेड बातों को डिस्कस किया जाता है? तो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातों को, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातों को, ठीक है, जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातों को, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातों को, साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड बातों को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। एडिशन कौन सा है? 8वां। कब से कब तक? 2 से 4। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट तो किया है, बट यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट किसको बनाया गया है? एज अ चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया है? तो इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर किसकी? इटली की, जिनका नाम क्या हो जाएगा? जॉर्जिना मेलोनी। जॉर्जिना मेलोनी ये कौन हो जाएंगी? तो ये इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर होगी। और इन्हीं को यहाँ पे क्या किया गया है? बुलाया गया है, जिसमें आपको बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हुई देखने को मिलेंगी। बहुत सारी कंट्रीज, यानी कि 100 से ज्यादा कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं, कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और याद रखना इसमें ईरान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ईरान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ईरान की बात करूं तो ईरान ने हाल ही में, अगर आपको याद हो, अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस बनाया है। अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस बनाया है। ठीक है, एयरफोर्स बेस बनाया है। ये दुनिया का पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो कि ईरान के अंदर एक पुलिस पाई जाती थी जिनका नाम था मोरालिटी पुलिस।
ठीक है। इस मोरालिटी पुलिस को भी बैन कर दिया गया है। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि एक महिला का मौत हो गया था, एक महिला को इन्होंने अरेस्ट किया था और इनके अरेस्ट में ही इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो मोरालिटी पुलिस को बैन किया गया है। मोरालिटी पुलिस किस पे काम करती थी? तो मोरालिटी पुलिस उन लोगों के लिए, यानी कि ईरान में रहने वाले जो सिटीजन है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो लोग मॉडर्नाइजेशन यानी कि वेस्टर्न कल्चर को ना अपनाए, इसलिए मोरालिटी पुलिस को बनाया गया था और हाल ही में इसे क्या किया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, चीफ गेस्ट याद रखिएगा। इसका थीम क्या है भैया? तो जो 8वां रायसेना डायलॉग है, इसका थीम क्या हो जाएगा भैया? तो इसका थीम हो जाएगा प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पटेस्ट। इसका कहने का मतलब ये है, इसका थीम का कहने का मतलब ये है कि अंधकार की दुनिया में एक छोटी सी किरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? थीम हो जाएगा। ठीक है, ये है जॉर्जिया मेलोनी और ये है नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, और ये है चीफ गेस्ट। ठीक है, इटली की ये पहली महिला चीफ गेस्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड वैभव फेलोशिप? हाल ही में कौन सी मंत्रालय के द्वारा एक फेलोशिप प्रोग्राम को शुरू किया गया? फेलोशिप प्रोग्राम क्या होता है? फेलोशिप प्रोग्राम बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होता है ना। फेलोशिप, आप बोलते हैं ना कि हम, मुझे स्कॉलरशिप मिला है, मुझे फेलोशिप मिला है। तो फेलोशिप बेसिकली क्या होता है? आपको पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसमें आपको पैसों से मदद किया जाता है। तो एक फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो देखो, इसके मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? जितेंद्र सिंह। कौन हो जाएंगे? जितेंद्र सिंह जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स किसके पास है भैया? अर्जुन मुंडा जी के पास है। किसके पास है? अर्जुन मुंडा जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक किसके पास? जितेंद्र सिंह के पास। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जी किशन रेड्डी जी। जी किशन रेड्डी जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स किसके पास है भैया? ये है किसके पास? एस जयशंकर के पास। एस जयशंकर जी के पास। बात क्लियर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में वैभव फेलोशिप को लॉन्च किया है। अब समझते हैं कब लॉन्च किया है, क्या रीजन है, सब कुछ समझते हैं। अगर आपको याद हो कि हर साल 28 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं भैया? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को जो सीवी रमन थे, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? रमन थ्योरी दी थी, रमन इफेक्ट दिया था। ठीक है, और इसीलिए 28 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया। इसी के लिए इनको 1930 में क्या नवाजा गया था? तो नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। कौन से फील्ड में? फिजिक्स के फील्ड में। तो याद रखना, हर साल 28 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल साइंस डे। क्यों करते हैं भैया? तो हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसी दिन 1928 को सीवी रमन जी ने कौन सी इफेक्ट दी थी? तो रमन इफेक्ट को दिया था। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, इस बार तो हम कर रहे हैं, बट इसको हम कब से करते हैं मेरे बच्चों? तो इसको हम कर रहे हैं सिंस 1987। सिंस 1987 से हर साल हम क्या करते हैं? नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो सर ये तो नेशनल हुआ ना, आप इंटरनेशनल लेवल पे बताइए, वर्ल्ड साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 नवंबर को। कब किया जाता है? 10 नवंबर को। ये तो इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड बातें थी। अब क्या हुआ है? वैभव फेलोशिप को लॉन्च किया गया है। वैभव फेलोशिप का मतलब क्या है? समझो बात को। जो विदेश में हमारे स्टूडेंट रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो विदेश में हमारे स्टूडेंट, यानी कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं और वो विदेश में हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इंडियन यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाएगा
और बुला के क्या किया जाएगा, बुला के उनको रिसर्च के काम में लगाया जाएगा। ठीक है, उनको रिसर्च के काम में लगाया जाएगा। और कितने साल के लिए लगाया जाएगा, तो देखो 3 साल के लिए इनको रिसर्च के काम में लगाया जाएगा। पहले साल आपको सिर्फ 2 महीना रिसर्च करना है यहाँ रह के, दूसरे साल सिर्फ 2 महीना रिसर्च करना है यहाँ रह के, और तीसरे साल सिर्फ 2 महीना आपको रहना है। यानी कि 3 साल में 6 महीने आपको यहाँ रहना है और रह के इंडियन जो यूनिवर्सिटीज है उसमें रिसर्च के काम को आगे बढ़ाना है। इससे क्या होगा, इससे जो भी वो रिसर्च करेंगे कुछ नई फाइंडिंग्स को खोजेंगे तो उसका भी फायदा होगा, साथ ही साथ हमारी जो यूनिवर्सिटीज है उनको भी यहाँ पे मदद मिलने वाला है। ठीक है, और इसके लिए अमाउंट भी घोषित किया गया है। इसके लिए जो सरकार है वो क्या देने वाली है, 37 लाख रुपीस देने वाली है। कितना देने वाली है, 37 लाख रुपीस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किसके पास है, तो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। किसके पास हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स की रॉकेट इंजन टेस्ट फॉर चंद्रयान 3, व्हेन वाज द चंद्रयान 1 लॉन्च्ड। हाल ही में एक न्यूज आया है कि जो इसरो है, इसरो क्या है भैया, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत के अंदर जो स्पेस से रिलेटेड जो रिसर्च है उसको करने के लिए जो बॉडी है वो कौन सी है, तो इसरो है। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1969 में। इसके पहले चेयरमैन कौन थे, इसके पहले चेयरमैन कौन थे भैया, विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, बेंगलुरु के अंदर। और इसका जो लॉन्चिंग सेंटर है, इसका जो लॉन्चिंग सेंटर है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, इसरो के द्वारा एक लूनर मिशन की शुरुआत होती है। लूनर मिशन यानी कि मून मिशन। लूनर मिशन का मतलब क्या होता है, मून मिशन ही तो होता है। तो लूनर मिशन की शुरुआत होती है जिसका नाम क्या है, चंद्रयान। चंद्रयान, चंद्रयान जो फर्स्ट है इसको लॉन्च कब किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था कब, 2008 में। ठीक है, फिर चंद्रयान सेकंड आता है, इसको लॉन्च किया गया था कब, 2019 में। और अब चंद्रयान जो थर्ड है, चंद्रयान जो थर्ड है, तीसरे नंबर वाला है, इसको लॉन्च किया जाएगा 2023-24 के अंदर। बात क्लियर है। तो सर अब मैं समझा, ये चंद्रयान को लॉन्च नहीं किया गया है, इसमें हुआ क्या है, इसमें रॉकेट जो इंजन है इसको टेस्ट किया गया है। अरे भाई 2023-24 में जब हम लॉन्च करेंगे तो आपको रॉकेट का टेस्टिंग भी तो करना पड़ेगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रॉकेट क्या टेस्टिंग हुआ है, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूज को आप पढ़ते हैं क्या क्या हुआ है। चंद्रयान का इतिहास समझ गए, किसने लॉन्च किया है, सब कुछ समझ गए। अब हुआ क्या है कि चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया जाएगा 2023-24 में। और उसके लिए रॉकेट जो है इसकी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, और इसकी जो टेस्टिंग हुई है ये क्या हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। क्या हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। अब इस रॉकेट की खास बात क्या है भैया, तो इस रॉकेट की खास बात यह है कि इस रॉकेट का जो इंजन है, इस रॉकेट का जो इंजन है वो किस टाइप का है, तो क्रायोजेनिक इंजन है। ये क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, इंजन है। ठीक है, रॉकेट का जो इंजन है वो कौन सा है, क्रायोजेनिक इंजन है। इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल की जाएगी, इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल की जाएगी वो कौन सी होने वाली है, CVM-3MH। ठीक है, बात समझे। चंद्रयान को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट है वो कौन सी है, CVM-3MH। ये रॉकेट किस पे बेस्ड है, तो क्रायोजेनिक इंजन पे बेस्ड है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन के फायदे ये हैं कि ये टाइम कम लेती है, टाइम कम लेती है।
ठीक है, हैवी काम करने में माहिर है, हैवी काम करने में माहिर है, लो कॉस्ट है, कॉस्ट कम आने वाला है, और इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा फ्यूल होता है, लिक्विफाइड फ्यूल होता है। कौन सा, लिक्विफाइड फ्यूल्स होते हैं। कौन से होते हैं, लिक्विफाइड फ्यूल्स होते हैं। अब जब हम लॉन्च करेंगे तो करेंगे, उससे पहले टेस्ट तो करेंगे, तो इस वजह से इसके रॉकेट इंजन को टेस्ट किया गया है। जो इंजन जो है ये क्रायोजेनिक प्रिंसिपल से चलती है, रॉकेट का नाम ये है। क्रायोजेनिक इंजन के फायदे ये हैं भैया, और इसको हाल ही में टेस्ट किया गया है कितने सेकंड के लिए, तो इसको टेस्ट किया गया था 25 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, 25 सेकंड के लिए इसको टेस्ट किया गया था। टेस्ट कहां से किया गया था भैया, तो इसको टेस्ट किया गया था कहां से, तमिलनाडु से। कहां से, तमिलनाडु से। ठीक है, तो यही आपका न्यूज है। तो सबसे पहला चंद्रयान फर्स्ट 2008, दूसरा 2019 और तीसरा अब 2023 में। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टेलीकॉम सेक्टर बैग्स जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड हाल ही में कौन से देश को दिया गया है। पहले जानते हैं जीएसएमए होता क्या है। जीएस में क्या होता है भैया, तो ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन। ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन है इसका फुल फॉर्म किसका, जीएसएमए का। ठीक है, ये क्या है भैया, ये एक बॉडी है जो कि किसके लिए काम करती है, तो ये जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं, जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं जो कि इसके क्या है, मेंबर्स हैं। कितने मोबाइल नेटवर्क्स इसके मेंबर हैं, तो 1200 से ज्यादा। उनके बीच उनका जो है ये रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है, रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो लंदन के अंदर, लंदन के अंदर, लंदन यूके के अंदर आपको इसका क्या देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किसका, जीएसएमए का। और इसकी स्थापना कब होती है, 1995 में। ठीक है, मैंने क्या कहा, जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया ये बाद में पढ़ेंगे। पहले जानते हैं जीएसएमए का फुल फॉर्म होता है ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1995 में यूके लंदन के अंदर हुई थी। इसके अंदर बहुत सारे जो मोबाइल नेटवर्क कंपनीज हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क कंपनी जैसे जियो है ना, टाटा डोकोमो हुआ करता था, एयरटेल है, ठीक है। तो जितने भी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है वो इसके मेंबर्स हैं, और ये जो है ये उनका रिप्रेजेंटेटिव है। इसके द्वारा ही क्या दिया गया है, इसके द्वारा ही अवार्ड को दिया गया है। जीएसएमए अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको, इंडिया को। ठीक है, ये अवार्ड किसको दिया गया है, इंडिया को। क्यों दिया गया है, ये उन लोगों को अवार्ड देता है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन यानी कि गुड पॉलिसी लाते हैं। अब जैसे भारत है, तो भारत जो है वो अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्या ला रहा है, पॉलिसीज ला रहा है, और इस वजह से इस अवार्ड को दिया गया है किसको, भारत को। ऐसा अनाउंस किसने किया है भैया, तो ऐसा अनाउंस किया है किसने, जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है, सॉरी किसने किया है, अश्विनी वैष्णव जी ने। किसने किया है, अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि कौन से मिनिस्टर हैं, देखो कम्युनिकेशन भी इन्हीं के पास है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, साथ ही साथ जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास हो जाएगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में क्या किया, अनाउंस किया है कि भारत को जीएसएमए लीडरशिप अवार्ड मिला है 2023 का। ये अवार्ड जो है क्यों मिलता है, तो जो गवर्नमेंट, जो कंट्री अपने यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में बेहतरीन पॉलिसीज लाती है उसको ये अवार्ड मिलता है। फुल फॉर्म इसका ये है, स्थापना ये है, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव को काम करता है उन देशों का, उन मोबाइल नेटवर्क्स का जो कि इसके मेंबर है। इसके मेंबर टोटल 1200 से ज्यादा है, और लंदन यूके में इसका क्या है, तो वो है क्या है, तो हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, डिकेन यूनिवर्सिटी। डिकेन यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपना, डिकेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे भैया, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो डिकेन यूनिवर्सिटी ने अपना यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो यूनिवर्सिटी है उसका पहला ब्रांच खोला है। आपसे पूछ रहा है कि इसका ब्रांच कहाँ खुलने जा रहा है, तो इसका ब्रांच खुलने जा रहा है कहाँ पे, इंडिया के अंदर। ठीक है, और इंडिया के कौन से शहर में, तो इंडिया के गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी का निर्माण जो है ये कहाँ पे हो रहा है, गुजरात के अंदर। कहाँ हो रहा है, गुजरात के अंदर। गिफ्ट सिटी क्या है, तो गिफ्ट सिटी एक टाइप का आपको
स्मार्ट सिटी होने वाला है। क्या होने वाला है? स्मार्ट सिटी होने वाला है। ठीक है, तो जो गिफ्ट सिटी बन रहा है कहाँ पे? गुजरात के अंदर, जो कि एक टाइप का स्मार्ट सिटी है। यहाँ पे डेक्कन यूनिवर्सिटी यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ये जो यूनिवर्सिटी है, ये अपना एक ब्रांच खोल रही है, अपना एक कैंपस यहाँ पे खोल रही है, अपना एक कैंपस जो है उसको यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब समझो न्यूज़ क्या है। यूनिवर्सिटी की जब मैं बात करता हूं तो एक यूनिवर्सिटी का आपका नाम सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये कौन से रिलीजन पे बेस्ड है? तो ये बुद्धिस्ट रिलीजन पे बेस्ड है। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी बनता कब है प्यारे बच्चों? तो लगभग 476 या मैं कहूँ 5 सेंचुरी बीसी में बनता है। ठीक है, और ये कब तक रहता है? तो लगभग 11 सेंचुरी तक रहता है। उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है भैया इसको? तो इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है किसके द्वारा? खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? खिलजी के द्वारा। कब डिस्ट्रॉय किया जाता है? तो 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में। ठीक है, तो जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया का वो कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये मगध के टाइम पे था। ठीक है, मगध के टाइम पे था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसे बनाया किसने था। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी किस पे बेस्ड है? बुद्धिज्म पे बेस्ड है। कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। इसको बनाया गया था 5th सेंचुरी के अंदर। ये डिस्ट्रॉय कब हुआ? 11th सेंचुरी के अंदर। और इसको डिस्ट्रॉय कौन किया है? तो मोहम्मद खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। अगर मैं उन यूनिवर्सिटी की बात करूं जो कि सबसे पुरानी है और प्रेजेंट में भी है, ये तो खत्म हो चुकी है, इसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बट जो प्रेजेंट में भी वर्किंग है वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे हो जाएगी? तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हो जाएगी कहाँ पे? बोलोगना। कौन सी यूनिवर्सिटी? बोलोगना यूनिवर्सिटी। और बोलोगना यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये आपको इटली के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको इटली के अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इटली के अंदर देखने को मिलने वाला है। ये कब बन के तैयार होता है? 1088। अगर मैं बात करूं, हाल ही में एक हमने न्यूज पढ़ा था क्या, कि एक महिला है जिनका नाम है क्लाउडिन गे। ये क्या बन गई है? तो ये 30वें नंबर की प्रेसिडेंट बन गई है। किसकी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। किसकी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। और ऐसे बनने वाली ये पहली ब्लैक वुमेन हो। फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। योर आंसर वुड बी क्लॉडिन गे। ठीक है, क्या नाम है? क्लॉडिन गे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज की बात हो रही थी, नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है। और अगर मैं बात करूं उन यूनिवर्सिटीज का जो कि अभी भी है, तो सबसे पुराना कौन सा है? बोलोगना यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे? इटली में। उसके बाद आपको ऑक्सफोर्ड देखने को मिलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। ये भी 1100 के आसपास ही बनी थी, और ये भी अभी भी है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि डेक्कन यूनिवर्सिटी जो है ये अपना पहला कैंपस खोल रही है। कहाँ पे? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर। गिफ्ट सिटी क्या है? तो एक फॉर्म का स्मार्ट सिटी आप इसे कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे, इंडिया होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक गवर्निंग बॉडी ऑफ। हाँ, इंडिया ने होस्ट किया है। हाल ही में क्या होस्ट किया है? तो गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। बिम्स्टेक का बिम्स्टेक का जो एनर्जी सेंटर की पहली बैठक है, एनर्जी सेंटर की जो फर्स्ट मीटिंग है, इसका आयोजन हुआ है। आपसे पूछ रहा है कौन से शहर में? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु के अंदर। बिम्स्टेक की अगर मैं बात करूं तो बिम्स्टेक क्या है प्यारे बच्चों? तो एक कुछ देशों का समूह है। इसमें देश कौन कौन से हैं? तो बात को समझो, इतिहास से शुरू करते हैं। पहले 1997 में इसको डेवलप किया गया था। और जब इसको डेवलप किया गया था, इसको कहाँ पे बनाया गया था? बैंकॉक के अंदर। और इसीलिए से बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से हम जानते हैं। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसको स्टैब्लिश किया गया था। कब? 1997 में। पहले जब इसको बनाया गया था प्यारे बच्चों, तो पहले इसमें 4 देश हुआ करते थे। और तब हम इसे क्या कहते हैं? BISTEC। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। ई से क्या हो जाएगा? इंडिया। एस से क्या हो जाएगा? श्रीलंका। और टी से क्या हो जाएगा? थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड में ही तो है। ठीक है,
तो पहले जब 1997 में इसको डेवलप किया गया तो इसमें 4 देश थे। इसको डेवलप करने के पीछे रीजन क्या है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए काम किया जाता है, सोशल कॉपरेशन के लिए काम किया जाता है, ट्रेड कॉपरेशन के लिए काम किया जाता है। किसके बीच में, तो इन देशों के बीच में। और ये देश कहाँ के हैं, तो ये वो देश हैं जो कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल रीजन में पाए जाते हैं। तो बे ऑफ बंगाल रीजन में पाए जाने वाले जो दो देश हैं भैया, उनके बीच में एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है जिसका नाम है बिम्स्टेक। इनिशियली इसका नाम था BISTEC। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन ऐड हुआ भैया, तो उसके बाद ऐड हुआ है कौन उसके बाद कौन ऐड हुआ, उसके बाद ऐड हुआ म्यांमार। कौन ऐड हुआ, म्यांमार। म्यांमार जब ऐड हुआ इसका नाम क्या हो गया, BISMTEC। EC का मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन। उसके बाद 2004 में और कौन कौन से देश ऐड हुए, 2004 में नेपाल और भूटान ऐड हुए। कौन कौन हुए, नेपाल और भूटान ऐड हुए। और उसके बाद ये क्या बन गया, तो ये बन गया बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को क्यों डेवलप किया गया था, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए। कौन से देशों के बीच में, तो बे ऑफ बंगाल रीजन में जो देश पाए जाते हैं उनके बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी पहली मीटिंग हुई है किसकी, तो एनर्जी सेंटर की। कहाँ पे हुई है, तो बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसको बनाया गया था। 7 इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। पहला समिट कहाँ हुआ था, थाईलैंड के अंदर, जिसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। लास्ट वाला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, कोलंबो के अंदर हुआ था। लास्ट वाला जो समिट हुआ था 2022 में कोलंबो के अंदर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 11वीं गुजरात AC ट्रेन फ्लैग्स ऑफ। 11वीं गुजरात AC ट्रेन जो है इसको क्या किया गया, हरी झंडी दिखाई गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहां से इसको हरी झंडी दिखाई गई है। देखो हुआ क्या भैया, 2015 में, शुरुआत से समझते हैं। 2015 में एक योजना आती है जिसका नाम है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन कब आती है, 2015 में। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इसका मोटिव क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करना। प्रमोट टूरिज्म इसका मेन मोटिव हो जाएगा। उसके बाद इसी के अंदर एक और स्कीम आता है जिसका नाम क्या हो जाएगा, देखो अपना देश। क्या हो जाएगा, देखो अपना देश। देखो अपना देश जो है इसको शुरू किसने किया था, रेलवे मिनिस्ट्री ने। किसने, रेलवे मिनिस्ट्री ने। कब किया था, 2021 में। पहला जो स्टेट बना था वो कौन बना था, अरुणाचल प्रदेश, जिसने अपने यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्टली कि सबसे पहला स्टेट वो कौन सा है जिसने क्या, देखो अपना देश को इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद एक स्कीम आती है इसके अंतर्गत। देखो पहले ये आई, इसके अंदर ये आया, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है अब क्या है, इसके अंदर अब कौन सा आ रहा है, तो इसके अंदर आ रहा है कौन सा, तो भारत गौरव। भारत गौरव स्कीम आ रही है। इसको किसने शुरू किया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया है। इसको लॉन्च कब किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है 2023 के अंदर। इसमें यह कहा कि हम क्या करेंगे, हम भारत गौरव ट्रेन बनाएंगे। भारत गौरव ट्रेन बनाएंगे। टोटल कितने ट्रेन बनाएंगे, 17 ट्रेन बनाएंगे। अभी कितने हैं, 14 हैं। ये जो भारत गौरव ट्रेन है ये क्या काम करेगी, तो टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करेगी। और ये भारत गौरव ट्रेन कहां कहां जाएगी, तो पहले हमने क्या बनाया, सर्किट्स बनाए, ठीक है। ये जो ट्रेन है ये 14 जो सर्किट्स हैं इसमें घूमने वाली है। कितने सर्किट्स, 14 सर्किट्स अब बन चुके हैं। 17 सर्किट को बनाया जाएगा, ठीक है। सर्किट कौन कौन से, जैसे रामायणा सर्किट हो गया, रामायणा सर्किट हो गया, जैसे शिरडी सर्किट हो गया, जैसे BR अम्बेडकर सर्किट हो गया। तो एक सर्किट बनाया जाएगा और इन सर्किट में हम क्या करेंगे, इन सर्किट में हम लोगों को लेके जाएंगे और इससे क्या होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो हमारी कल्चर है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो 3 स्कीम हमने पढ़ा। अब इसी के अंदर क्या हो रहा है, इसी के अंदर 11वीं गुजरात AC ट्रेन को लॉन्च किया गया है। कहां से, न्यू दिल्ली से।
न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है और न्यू दिल्ली से निकल के ये कहाँ जाएगी, गुजरात के कुछ शहरों में जाएगी। गुजरात के कुछ शहरों में जाएगी, जैसे ये शिरडी के अंदर, सॉरी, जैसे कि अहमदाबाद जाएगी, कहाँ जाएगी, अहमदाबाद जाएगी, जैसे कि ये वडोदरा जाएगी। ऐसे ये 5-6 जगहों पे जाने वाली है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया है कब, 1 मार्च को। कहाँ से, तो सफदरगंज से। कहाँ से लॉन्च किया गया, सफदरगंज से। ऐसा अनाउंसमेंट किसने किया है, तो अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेलवे मिनिस्टर हो जाएंगे, और इन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया है। तो न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन स्टेट इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आईफा एंड एम्बर रिपोर्ट। आईफा जो है ये एक रिपोर्ट हर साल पेश करती है। ये कहाँ की कंपनी है, तो यूएसए बेस्ड कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है प्यारे बच्चों, जो कि हर साल रिपोर्ट रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, रिपोर्ट रिलीज करती है। और अब इसने क्या किया है, अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट ने 16 स्टेट्स को शामिल किया है। 16 ये वो स्टेट्स हैं प्यारे बच्चों जो कि क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, यानी कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। ग्रीन एनर्जी क्या होता है, तो वो एनर्जी जो कि जीरो कार्बन एमिशन वाला एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये क्या होते हैं, ग्रीन एनर्जी होते हैं। अब 16 उन स्टेट्स को शामिल किया गया है जो कि अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि जो कार्बन का एमिशन है वो कम हो जाए। तो 16 स्टेट्स को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे कौन हो जाएगा, कर्नाटका। और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, गुजरात। तीसरे पे कौन हो जाएगा, हरियाणा। कौन हो जाएगा, हरियाणा, ठीक है। तो यूएसए बेस्ड एक कंपनी है जो कि क्या करती है, जो कि रिपोर्ट रिलीज करती है। हाल ही में इसने क्लीन एनर्जी, यानी कि क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की तरफ जो स्टेट्स बेहतरीन काम कर रही हैं उनको चुना है। भारत के 16 स्टेट्स को इसमें चुना गया है, जिसमें गुजरात टॉप पे, यानी कि गुजरात इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, सॉरी, कर्नाटका को चुना गया, तो कर्नाटका इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है ताकि जो कार्बन का एमिशन है वो जीरो हो जाए। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है भारत का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन फ्री, नेट जीरो कार्बन फ्री कंट्री बनने का वो कब तक का है, तो 2070 तक का है, ठीक है। तो टॉप पे कौन है, गुजरात, कर्नाटका, सेकंड पे कौन है, गुजरात, थर्ड पे हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। देखो, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, ये वो स्टेट्स हैं जो कि क्या होने वाले हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल ट्रांसपोर्ट ग्रीन चिली टू यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि ग्रीन चिली है ना, हरी मिर्च को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, ठीक है। देखो, आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है जीआई टैग। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या होता है सर, ये बहुत नाम सुना है हमने। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये वो टैग है, किसको दिया जाता है, तो जैसे आपके राज्य के, आपके शहर के, आपके टाउन के, आपके डिस्ट्रिक्ट के कोई एक बेहतरीन चीज है जिससे लोग उस शहर को जानते हैं, समझ रहे हो, कोई बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही यूनिक चीज है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग के लिए कोई लॉ आया है क्या, बिल्कुल 1999 में एक लॉ आता है, और इस लॉ को इंप्लीमेंट कब किया जाता है, तो इस लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है कब, 2003 में। 2003 में इसको लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। इसके तहत अभी तक जो सबसे ज्यादा जीआई टैग दिया गया है, सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है, ये कौन से राज्य के पास है, कर्नाटका के पास है, कितना है, 46। उसके बाद कौन आता है, तमिलनाडु आता है, इसके पास कितना जीआई टैग है, इसके पास है 45। हाल ही में आपको पता होगा, हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु को जो 2 नए जीआई टैग मिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है बैगन और एक है वहां का मिर्ची, ठीक है। सर ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूं मैं प्यारे बच्चों कि जो यहाँ का ग्रीन चिली है, किसका, मिजोरम का जो ग्रीन चिली है प्यारे बच्चों, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और अब क्या हो रहा है, तो मिजोरम जो है ये पहली बार यूएसए में रॉ ग्रीन चिली जो है
ये रॉ ग्रीन चिली जो है ये क्या करने वाली है, एक्सपोर्ट करने वाली है। क्या करने वाली है, एक्सपोर्ट करने वाली है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड लेवल पे जीआई टैग देने का काम कौन करता है, तो वर्ल्ड लेवल पे जीआई टैग देने का काम करता है कौन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ट्रिप्स। तो ट्रिप्स जो है ये जीआई टैग देने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु रिसेंटली प्रपोज्ड माइरा, अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट्स। मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए, मिलेट्स जैसे बाजरा, तो मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए हाल ही में क्या किया गया है, तो माइरा नाम का एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, याद रखना ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है। क्या लिया गया है, ग्लोबल इनिशिएटिव लिया। ठीक है, अगर मैं मिलेट्स की बात करूं तो याद करो साल वो था 2018 जब भारत ने, इंडिया ने पूरे साल को डेडिकेट कर दिया था एज अ मिलेट ईयर। मिलेट ईयर, तो भारत ने मिलेट ईयर कब सेलिब्रेट किया था, 2018 में। और इसी साल भारत ने जो यूनाइटेड नेशंस है उससे कहा था कि मिलेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे पूरी दुनिया वर्ल्ड लेवल पे क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। उसी के बाद क्या हुआ, उसी के बाद 2023 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, जो कि किसके अंदर काम करेगा, यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करेगा, इसके द्वारा अनाउंस किया गया कि हम साल 2023 को किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे, एज अ मिलेट ईयर। एज अ मिलेट ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको याद हो कि उड़ीसा ने, उड़ीसा जो है ये पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है जिसने नवंबर 9 को, नवंबर 9 को एज अ मिलेट डे सेलिब्रेट किया था, एज अ मिलेट डे सेलिब्रेट किया था। अब मिलेट से रिलेटेड क्या हो रहा है, मिलेट से रिलेटेड एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या हो जाएगा, माइरा। माइरा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, तो माइरा का फुल फॉर्म हो जाएगा मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च अवेयरनेस। क्या हो जाएगा, मिलेट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च अवेयरनेस, यानी कि मिलेट के फील्ड में रिसर्च करने के लिए एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या हो जाएगा, माइरा हो गया। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इसको प्रपोज किया गया है, सॉरी इसको प्रपोज किसके द्वारा किया गया है, तो इसको प्रपोज किया गया है इंडिया के द्वारा, इसको प्रपोज किया गया है। ठीक है, कहां पे प्रपोज किया गया है, तो आप सभी को पता है कि भारत जो है ये G20 की मेजबानी कर रहा है। G20 की मेजबानी कर रहा है, कौन सा वाला, 2023 वाला। G20 का गठन 1999 में, कितने देश, 19 कंट्री, 19 कंट्री, और एक आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आपको 27 कंट्री देखने को मिलेंगे। इस बार का भारत का थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम इस बार का थीम है। शेरपा कौन है भैया, अमिताभ कांत। साथ साथ हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मीटिंग डेली हो रही है, जैसे बिजनेस 20, साइंस 20, वुमेन 20, यूथ 20। ठीक है, ये सारी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी 13 से 15 के बीच में, 13 से 15 के बीच में मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इसकी एग्रीकल्चर की बैठक हो रही थी। किसकी हो रही थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर डिप्यूटीज की, एग्रीकल्चर डिप्यूटीज की पहली मीटिंग हो रही थी। और इस मीटिंग में इंडिया ने क्या किया है, तो एक इनिशिएटिव को प्रपोज किया है, इनिशिएटिव को प्रपोज किया है जिसका नाम क्या हो जाएगा, माइरा। नाम क्या हो जाएगा, माइरा। ये क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, तो मिलेट से रिलेटेड रिसर्च करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर आप रिसर्च करोगे किसी सी चीज से रिलेटेड तभी तो उसका ग्रोथ होगा। तो इंडिया ने इसको प्रपोज किया है। ठीक है, किसमें प्रपोज किया, याद रखना 13 से 15 मध्य प्रदेश के अंदर पहली एग्रीकल्चर डिप्यूटीज की बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं, पेप्सिको इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो रणवीर सिंह बन गए हैं। गर्मियां आने वाली हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 मार्च को करते हैं। कब से कर रहे हैं, तो 1996 के कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार का थीम क्या हो जाएगा, सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। ठीक है, सेव लाइव्स, ठीक है, लोगों की जान बचाओ। और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं किससे रिलेटेड, तो डिस्क्रिमिनेशन, जब आप किसी को आप किसी के साथ भेदभाव करते हो तो आप ये ध्यान रखना भूल जाते हो कि आप उसके साथ कितना गलत कर रहे हो।
तो इसको डिस्क्रिमिनलाइज भी करना है। तो यहां तक रखते हैं सेशन को, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अगले पड़ाव में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।